अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल और आजकल जी तैयारी पे बड़ा जोर है। सुबह सुबह कई लोगों की मुख्तलिफ तरह की तैयारी होती है। कुछ लोगों का फोकस होता है कि जी अगर वो स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, वैसे तो अभी छुट्टियां होने वाली हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उसके लिए तैयारी भरपूर हो, यानी आपने पढ़ाई भी की हुई हो, आपने रिविजन भी किया हुआ हो, आपके पास तमाम वो चीज़ें जो आपको ज़रूरत पड़ेंगी, आपका ज्योमेट्री बॉक्स, आपके पेंसिल केस, हर चीज़ आपके पास मौजूद हो। दूसरे लोगों की तैयारी जो ज़रा खुद पसंदी का या उनकी ज़ाहिरी शख्सियत उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, विच आई थिंक इज़ एन एक्सेलेंट थिंग। आपको हर वक्त अपने हुलिये का, अपने आप का ख्याल रखना चाहिए। उनकी तैयारी मुख्तलिफ होती है। उनके लिए अहम यह होता है कि वो कपड़े क्या पहनेंगे, उसके साथ मैचिंग एक्सेसरीज हैं या नहीं, आज उनका लुक क्या होना चाहिए, बाल कैसे बनेंगे, लिपस्टिक का कलर क्या होगा, ये सब चीज़ें उनके लिए अहम होती हैं। तैयारियों की ये मुख्तलिफ नौइयत में सिर्फ और सिर्फ जो बात उभर कर सामने आती है कि ये आने वाला इवेंट या जिस काम के लिए भी आप जा रहे हैं उसमें आप कितना इंटरेस्ट लेते हैं, वो आपके लिए कितना अहम है। तो यही चीज़ हम ये भी देखते हैं कि जब हम हुकूमत की बात करें, ख़ास तौर पे क्योंकि जब आपने लोगों से वादा किया है कि आप उनकी मुश्किलात का हल निकालेंगे, आप उस मैदान में कूदे हैं जहां दूसरे हरीफों की निस्बत आपने कहा कि हम बेहतर पॉलिसी मेकिंग कर सकते हैं, तो यकीनन ये भी बड़ा अहम है कि आपकी तैयारी पूरी हो। अगर आप दुनिया के बहुत ज़्यादा सिविलाइज ममालिक की तरफ देखते हैं जहाँ जमहूरियत की जड़ें बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो वहाँ एक मिनिस्टर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी वफाकी वजारत किसी शख्स के पास है, ऑपोजिशन का एक शख्स उसी वजारत के हवाले से शैडो मिनिस्टर के तौर पे अपनी कारकर्दगी, अपना काम संभालता है। यानी हमारे यहाँ तो सिर्फ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की बात करते हैं। कोई इशू अगर इशू बन जाए तो हम सिर्फ इस बात से कि भाई ऑपोजिशन की इस जमात से इस शख्स की वाबस्तगी है, हम उससे कमेंट लेने लगते हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक में ये नहीं होता। अगर आप फॉर एग्जांपल वजीर इक़्तिसादियात यानी जो इकोनॉमिक मिनिस्टर है उसकी कारकर्दगी पे कोई बात कहना चाहते हैं तो उसका बाकायदा एक शैडो मिनिस्टर होता है। और जो 5 साल आप हुकूमत में नहीं होते या जो भी आपका टर्म का टेन्योर है, उस वक्त आप उसकी एक एक पॉलिसी मेकिंग पे ना सिर्फ नजर रखते हैं बल्कि अपना ऑल्टरनेटिव प्लान भी बताते हैं। आप कहते हैं कि अगर जी हम इख्तिलाफ कर रहे हैं आपकी फलानी पॉलिसी से, तो हमारे ख्याल में ये पॉलिसी ऐसे बननी चाहिए। ये होती है जी तैयारी हुकूमत की, जो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पाकिस्तान की कोई भी पॉलिटिकल जमात ये क्लेम नहीं कर सकती कि हम ऐसी तैयारी करते हैं। आज भी देख लीजिए, इतनी बात की जाती है कि खान साहब की हुकूमत में महंगाई बढ़ गई, यूटिलिटी, आम आदमी का रोना रो के हम उनको इंस्टिगेट करके पीडीएम के जलसों में भी ले आते हैं। लेकिन अगर पीडीएम के इन्हीं लोगों को, इन्हीं कायदीन को आज मुल्क की भागदौड़ संभालने के लिए दे दी जाए तो ऐसा लगता है, पहले कहते हैं कि जी हमें वहां पर प्रवेश तो कर लेने दीजिए, हमारी एंट्री तो हो जाने दीजिए पीएम ऑफिस में, फिर सोचना शुरू करेंगे कि अवाम के लिए क्या करना है। खान साहब ने भी, क्योंकि पहला उनका हुकूमत का एक्सपीरियंस था, हुकूमत बनाने का, मुल्क की भागदौड़ को संभालने का। आई लाइक द ऑनेस्टी ऑफ दिस मैन। उन्होंने कहा कि जी जिस तरह बाहर से चीजें दिखली थी, ओवर सिंप्लीफाइड, कि जी आएंगे और इस तरह करप्शन को खत्म कर देंगे, इस तरह मामलात को बेहतर कर देंगे, मुल्क की लूटी हुई दौलत जो बाहर है उसको वापस ले आएंगे, ऐसा कुछ हो तो ना सका। और ये आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ही पता चलता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे शादी से पहले आप 100 किताबें पढ़ रहे हो, ब्लॉग्स पढ़ रहे हो और आपको लगे कि शादी और घर गृहस्थी को ऐसे चलाना है, लेकिन जब आप उस आग में कूदते हैं तब पता चलता है कि सिनेरियो क्या है। आइए सबसे पहले दिखाते हैं आपको पीएम ऑफ पाकिस्तान यानी इमरान खान साहब के हवाले से ये रिपोर्ट, जिसमें दिखा रहे हैं और उन्होंने खुद कहा है कि जी अब वुज़रा के पास 2.5 साल बचे हैं और उनको कारकर्दगी दिखानी होगी। उनकी तवक्कुआत अपनी कैबिनेट से क्या हैं और उन्होंने क्या कहा, आइए लेट्स टेक। अच्छा जी, कल से इस बयान के बाद और ये परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन, एक तो बड़ी अच्छी बात यह है कि अपने आप को कटहरे में खड़ा किया है और अपनी अकाउंटेबिलिटी, यानी अगर खान साहब की पॉलिटिक्स में एक मेरे ख्याल में मुस्तहकम सुतून है जिसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, वो है अकाउंटेबिलिटी। सो ही इज होल्डिंग हिमसेल्फ एंड हिज कैबिनेट अकाउंटेबल, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही खुशाइन बात है। दूसरी तरफ ये कि कल उनके इस बयान के बाद इस ऑपोजिशन ने इसको अपने तरीके से तोड़ मड़ोड़ कर ऑफकोर्स उसका एक मायने अखज़ किया, जिसमें करेक्शन की बहुत ज़रूरत है। जब हम ये कहते हैं ना कि उन्होंने कहा कि जी 2.5 महीने हमें चीज़ों को समझने में लगे, मेरा काफ़ी क्लोज इंटरेक्शन रही है पिछले तमाम दौरे हुकूमत में। आई हैव सीन द MPAs एंड द MNAs एंड द मिनिस्टर्स स्ट्रगल। तो ये बात नहीं है कि उनकी पहले तैयारी नहीं थी या समझ बूझ में कोई कमी थी, लेकिन जो चीज़ें आपकी आपकी जानने वाली होती हैं, जो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन होती है, देखें आप डेटा के बगैर, एनालिसिस के बगैर, रिपोर्ट्स के बगैर कोई फैसला नहीं
ले सकते। इनफैक्ट आप गलत फैसले लेने की आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कई गुना बढ़ जाती है। तो बड़ा अहम होता है कि जी चीज़ों को समझ कर चलें, और वो आपको अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में वो एक्सेस आपको पावर और अथॉरिटी ही दिलाती है। जब आप उस सीट पे पहुंचते हैं तभी वो दरवाजे खुलते हैं, तभी वो फाइलें खुलती हैं और आपको असल जो प्रॉब्लम्स है वो पता चलती हैं, और उसके बाद ग्रिड भी पता चलता है कि किस वजह से ये मसला सॉल्व नहीं हो सकता, कौन सा ताना बाना किधर जाके मिलता है, कौन से मफाद हैं। सो आई थिंक अ वेरी ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड लीडरशिप इज नीडेड राइट नाउ। लेकिन ये मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट किया और फौरी तौर पे अपना मायने अखज़ किया। उनको कहा कि जी, ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि इस सौगात को पाकिस्तान पे मुसल्लत करने के लिए चंद अफराद ने इतनी मेहनत भी की और बदनामी भी कमाई, दंग रह जाता है इंसान। उन्होंने अपनी ट्वीट के साथ इमरान खान साहब की तस्वीर भी लगा दी और उसमें कहा कि उनका कहना था कि बगैर तैयारी के हुकूमत में नहीं आना चाहिए। अब देखें, जब ये बात करते हैं ऑफ कोर्स इट वाज एक्सपेक्टेड कि ऑपोजिशन अपने अंदाज पे इस पे तीर तो जरूर दागेगी। वो ये जरूर कहेगी कि जनाब अली आपने 2.5 साल में क्या किया, जहां मुल्क छोड़ा था महंगाई इतनी बढ़ा दी है, मुश्किलात लोगों के सामने है, बिजली पानी खाना पीना हर चीज महंगा हो गया है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई इस हुकूमत की ये गलती है, ये नागुज़ीर था? एक तो इंटरनेशनल हालात बड़ी तेजी से तब्दील हुए हैं, हमारे लिए इंटरनल एक नहीं कई चैलेंजेस थे, और माशाल्लाह से पीडीएम ने और जो मुखालिफीन है, ऑपोजिशन है, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि वो आएंगे और आपकी हेल्प करेंगे। इनफैक्ट उन्होंने मुश्किलात को बढ़ाने में अपना बयानिया जारी रखा हुआ है। जितना लीवे उनके पास है, क्या उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, ये जानने की कोशिश करते हैं। सीनियर सहाफ़ी नसीम ज़हरा साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। अब उनसे हमारा राब्ता हो गया, अभी थोड़ी देर में हमारे पास होंगी, लेकिन एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और उसके बाद इस मौजू को उनके साथ लेके आगे बढ़ेंगे। लेट्स टेक अ लुक एट द जी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको बताते, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है कोरोना वायरस को लेके। आई डोंट नो आपकी नजर से ये बात गुजरी है या नहीं गुजरी। बरतानिया में मैंने आपको पहले भी बताया था टियर 4 अब शुरू हो चुका है, यानी दोबारा से कंप्लीट लॉकडाउन है, जो उनकी मईशत के लिए सबसे गहमा गहमी वाला वक्त होता था, यानी क्रिसमस का टाइम। इस वक्त सबसे कहा गया है कि आप अपने घरों में रहें। तमाम आमदोरफ्त के जो तरीके हैं, फॉर एग्जाम्पल योर ट्रेन एंड योर एयरपोर्ट्स हैव बीन शट। एक तो सर्दी बहुत है, लोग वैसे ही घर में हैं, लेकिन इसमें सबसे परेशान कुन बात यह है कि बरतानिया की लैब्स ने यह पता लगाया है कि वहां पे कोविड-19 का एक नया स्ट्रेन पाया गया है, और ये बड़ी तशवीशनाक बात है क्योंकि ये वायरस ने म्यूटेट तो होना था, इसने बदलना तो था, लेकिन इस वक्त सूरत हाल इतनी संगीन है कि ये कहा जा रहा है कि चाइना ने अनाउंस किया है कि वो यूके से अपने तमाम रवाबित तोड़ता है, और तोड़ने की यानी उसको कंसिडर कर रहा है कि क्या किया जाए। खास तौर पर वो चाइनीज शहरी जो बरतानिया में रहते हैं, उनका आना जाना किस तरह मैनेज किया जाए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि बरतानिया अब नया वुहान है, यानी वुहान जहां से कोविड-19 का आगाज हुआ था, जहां पे ये वायरस पहली दफा वायरलिटी की तरफ गया था और फिर ये पेंडेमिक बन गया। उन्होंने कहा ये नया स्ट्रेन उतना ही तशवीशनाक है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जो क्लिनिकल ट्रायल्स थे उसमें एक बहुत बड़ी मुश्किल का सामना किया गया है। देयरफॉर फाइजर की वजह से भी, जो कि एक कंपनी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जितनी इसके लिए एक कहते हैं कि ऑर्डर प्लेस किया था और वैक्सीन का कहा था, उससे वो बैक ऑफ करने की बात कर रहा है। तो ये बड़ी तेजी से डेवलप हो रही है चीजें। 2020 में आपके सामने सिचुएशन थी, आने वाला साल उससे भी ज्यादा मुश्किल लग रहा है। अभी आपने वर्ल्ड राउंड अप में देखा कि लोगों के अपने मसाइल, यानी ये तो हमारे हेल्थ रिलेटेड मसले हैं, लेकिन जो बाकी अफरा तफरी की सूरत हाल है वो वैसे ही है। इंडिया में अगर हम देखते हैं तो अयोध्या में अब मस्जिद बनाने की बात की जा रही है। मेरे लिए ज्यादा अहम ये होगा कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिनके लिए बाबरी मस्जिद के शहीद होने के बाद राम मंदिर बनाना उनकी पॉलिटिक्स का एक बड़ा ही कलीदी नुक्ता रहा है, तो क्या वो अब इस मस्जिद की इनॉग्रेशन पे भी आएंगे? जिस तरह हमने राम मंदिर में देखा, उन्होंने अपनी तमाम चीजों को पॉज करके, बल्कि उसी दिन यानी उस एनिवर्सरी पे जब आर्टिकल 270 को उन्होंने कश्मीर में खत्म किया था, आए और उन्होंने बुनियाद रखी और चांदी की ईंट रखी जिस पे राम मंदिर बनेगा। लेकिन बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जहां वो तमाम जो अकलियतें भी वहां पे रहती हैं, तमाम मसालिक से ताल्लुक रखने वाले लोग रहते हैं, क्या उनके लिए भी मौजूद होंगे या नहीं? आई थिंक दैट्स द टेस्ट ऑफ गवर्नेंस। लेकिन वापस आते जी, जो हमारे यहाँ बात की जा रही थी कि बगैर तैयारी के किसी भी मैदान में नहीं कूदना चाहिए, चाहे वो इम्तिहान हो, खेल का मैदान हो या फिर हुकूमत हो। नसीम ज़हरा साहबा हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नसीम जी।
जी वालेकुम अस्सलाम। मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आप किस तरह देखती हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के इस बयान को कि उन्होंने कहा परफॉर्मेंस का वक्त आ गया है? कुछ लोग कह रहे हैं भाई 2.5 साल गुजरने के बाद परफॉर्मेंस का वक्त आया है, आपका रद्द अमल क्या है? देखिए, मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर ने ये पहली मर्तबा नहीं कहा। आपको याद होगा कि शुरू में भी पहले साल के अंदर अंदर भी प्राइम मिनिस्टर ने अपने जो कैबिनेट के लोग खड़े उनसे कहा था उन्होंने कि आप परफॉर्म करें और मैं आपकी परफॉर्मेंस को चेक करूंगा। सो दिस इज नॉट द टाइम, फर्स्ट टाइम कि प्राइम मिनिस्टर परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन इस मर्तबा मेरा ख्याल है कि उन्होंने ये भी एक्नॉलेज किया कि प्रेपरेशन के बगैर आना मुश्किल है। आपको याद होगा कि जब ये अपोजिशन में थे प्राइम मिनिस्टर तो उस वक्त ये बात होती थी कि हमारा एक कैबिनेट है, शेडो कैबिनेट, हमारे पास पॉलिसी पेपर वगैरह हैं। बहरहाल अब प्राइम मिनिस्टर ने ये एक्नॉलेज किया कि तैयारी नहीं है, और ये भी कहना मेरा ख्याल है फेयर होगा कि प्राइम मिनिस्टर इस पर बात करते रहे हैं कि हम इसको करेंगे। और नसीम जहरा जी, isn't this open to interpretation? यानी ये ऑपोजिशन का बयानिया है कि एक तरह से वो एतराफ के तौर पे लेते हैं प्राइम मिनिस्टर्स की इस बात को कि जी तैयारी नहीं थी, लेकिन उनका तो कहने का मकसद है कि भाई चीजें इतनी उलझी भी हैं, जो हमें बाहर नजर आता था वैसा नहीं था। जब हम पावर पोजिशन पे जाके बैठे हैं, जब फाइलें खुली हैं, तब मसले की संगीनी हमारे सामने आई है। और ये बात भी तय है कि जब तक आपके पास वो अथॉरिटी नहीं होती तो रियल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर नहीं की जाती। क्या आप इसको इस तरह देखती हैं कि आप भी अग्री करती हैं ऑपोजिशन की बात पे कि जी इनकी तैयारी नहीं थी? नहीं जी, मैं बात ना ऑपोजिशन की पे एग्री करने का सोचती हूँ ना प्राइम मिनिस्टर की बात में। मैं तो जो बात होती है और जो हालात होते हैं उस हवाले से देखती हूँ। बात तो बड़ी सिंपल है कि आप इकोनॉमी को ले लें। इकोनॉमी में पहले कहा था कि हमने बड़ी प्रेपरेशन की है बहुत, और आपको मालूम है कि पहले कुछ महीनों में फाइनेंस मिनिस्टर को बदलना पड़ा। बात आपकी दुरुस्त है कि पेचीदगी जो होती है वो आप जब अंदर आए तो ज्यादा पता चलती है, बट आप ये भी जहन में रखें कि जो पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं, इवन इफ यू आर इन द ऑपोजिशन, पार्लियामेंट्री कमेटीज में जाके आप बहुत चीजें समझ सकते हैं। हैविंग सेड दिस, बात मेरा ख्याल है जो बुनियादी है वो ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर थ्रू आउट जब से ये ऑफिस में आए हैं, इनकी कोशिश हत्तल इम्कान रही है कि बेहतर परफॉर्मेंस हो। तो अब पेचीदगियां जो अपनी जगह हैं, इनके मिनिस्टर की कॉम्पिटेंस अपनी जगह है, और जो हालात यानी कि चाहे कोविड हुआ चाहे और सियासी जो सूरत हाल है वो भी अपनी जगह, तो वन कैन से कि इनकी कोशिश रही है और इनकी नियत। और इसके अलावा नसीम जी, खुशाइन बात यह है कि दे आर होल्डिंग देमसेल्व्स अकाउंटेबल। यानी इन्होंने कहा कि मैं अब अपनी कैबिनेट से एक्सपेक्ट करता हूं कि बेहतर परफॉर्मेंस हो। एंड खान साहब इज नॉट नोन टू बी नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग। अगर वो नहीं सेटिस्फाइड होते तो ही डजंट वो उससे हिचकिचाते नहीं अपनी टीम को तब्दील करने से। लेकिन नसीम जी, मेरे टीम तब्दील भी की है और उन्होंने परफॉर्मेंस की बात पहले रोज से भी की है, और वो जैसे खुद अभी बात भी कर रहे हैं। देखिए, चाहे आटे का चाहे चीनी का, ये तो हमारे सामने मसले हैं। और जैसे वो कह रहे हैं एनर्जी का मेरे लिए सबसे पेचीदा मसला है, स्पोर्ट्स का मसला है, तो मेरा ख्याल है इसका लुबे लुबाब ये है कि ऑब्वियसली फोकस है प्राइम मिनिस्टर का फ्रॉम डे वन परफॉर्मेंस पे, और अपने जो कैबिनेट है उसकी भी परफॉर्मेंस चाह रहे हैं। लेकिन सामने चीजें हैं, कुछ चीजें कॉम्प्लिकेटेड हैं, कुछ इनकॉम्पिटेंस भी, सीरियस इनकॉम्पिटेंस। अच्छा नसीम जहरा जी, आई वुड लाइक टू शिफ्ट गियर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द ऑपोजिशन, जो कि पीडीएम का एक महाज खोले बैठी है। आप मुझे बताएं, इनकी अवामी मसाइल पे कितनी गिरफ्त है? ये सब मंझे हुए सियासतदान हैं, ये जानते हैं कि हुकूमत कैसे चलाई जाती है। चले जी, इमरान खान साहब ने कहा अब तो हमारा ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि हम ना तजुर्बेकार हैं। ये तमाम लोग तो तजुर्बेकार हैं, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बार बार कहते हैं कि जी हुकूमत को जाना होगा, इस्तीफे देने होंगे। मरियम साहिबा कहती हैं कि इनको मुसल्लत किया गया है। इनकी कितनी गिरफ्त है? यानी अगर ऑपोजिशन को आप आज पावर में ले आए फॉर सम ऑड रीजन, ये हल कर पाएंगे अवाम के मसाइल? नहीं, ये मेरा ख्याल है कि जो ऑपोजिशन होती है वो चाहे जब प्राइम मिनिस्टर थे ऑपोजिशन में, आपको याद है ऑपोजिशन का एक अपना एक ट्रस्ट होता है, जो कि यही होता है कि जो इनकम्बेंट होता है, जो हुकूमत में होता है, उसको आप बिल्कुल दिखाएं कि ग्लास, और जब हाफ फुल होता भी है, मसले भी होते हैं, तो ऑपोजिशन वही कर रही जो ऑपोजिशन करती है। मेरा ख्याल है कि ये कहना कि ये तो कभी भी कोई ऑपोजिशन नहीं हो सकती कि आप किसी को अंदर लेके आए हुकूमत में और वो
कुन फयकुन हो जाए, चीजें यकदम दुरुस्त हो जाए। एक तो सबसे बड़ी बात है कि हुकूमत तो इधर है और हुकूमत कहीं फिलहाल जा नहीं रही, और सब जानते हैं कि इतना लंबा धरना दे के इमरान खान साहब की पार्टी ने भी नवाज शरीफ साहब को घर नहीं भेज पाए। तो सबसे पहला तो सवाल ये है कि किस तरह आप ये सोच रहे हैं कि जाएगी हुकूमत। मतलब देयर आर मेनी क्वेश्चंस देयर, और ये तो बात बिल्कुल आया है कि हुकूमत अगर ऑपोजिशन आए हुकूमत में किसी तरीके से तो एकदम से तो चीजें ठीक नहीं होंगी, लेकिन बहरहाल वो तो ये नहीं देखने की। लेकिन नसीम ज़हरा जी, आपके ख्याल में, आपके मुशाहिदे में ये पाकिस्तान की बदकिस्मती नहीं है? यानी ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा कि ऑपोजिशन हमेशा अपोज करती है, तनकीद करती है, लेकिन कई नेशनल इश्यूज तो ऐसे होते हैं ना जिनको आप अपने सियासी मफाद से बालाए ताक रखते हैं। यानी आज भी हमें याद है अयाज सादिक साहब ने किस तरह एक पूरा एक जो हमारा कौमी तशख्खुस है, हमारा जो एतमाद था, उनके एक बयानिए की वजह से को ठेस पहुंची जब उन्होंने कहा जी ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट से पहले जो एक पार्लिमानी कमेटी जो कि क्लोज डोर मीटिंग में क्या कुछ हुआ उन्होंने पब्लिकली आके कह दिया। इसी तरह कई चीजों के ऊपर तो आई थिंक यानी हमारा सबका एक एक्सपेक्टेशन है कि चाहे ऑपोजिशन हो चाहे हुकूमत हो, उनको नेशनल इंटरेस्ट में एक होना चाहिए। हमारे यहाँ वहां पर भी दरार नजर आती है, आप इसको कैसे देखती हैं? देखिए, उसमें बात यह है कि सबसे पहले लेट्स बी वेरी क्लियर, जो हुकूमत में होता है उसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप देखते हैं किसी रिलेशनशिप में जो ओल्डर ब्रदर, बड़ा मुल्क, बड़ा सूबा, तो जो हुकूमत में होता है उसकी जिम्मेदारी होती है। ये बात कहनी पड़ेगी कि प्राइम मिनिस्टर की इसमें कोई शक नहीं कि कमिटेड, उनकी नीयत बिल्कुल है कि मुल्क को बिल्कुल टर्न अराउंड करें, लेकिन जो एक रवैया रहा है ऑपोजिशन के साथ, ये इसमें ये नहीं है कि आप, और ये बात की जी एनआरओ कोई आप जब एपीसी बुलाते हैं कश्मीर पे या एपीसी बुलाते हैं आप गिलगित बल्तिस्तान पे, तो कोई आपसे एनआरओ छीन तो नहीं सकता। ये जो एक गुफ्तगू आप ना कायम करें ऑपोजिशन लीडरशिप के साथ, आई गिव यू आई एग्री विद यू 100% नसीम ज़हरा जी कि आपको रवाबित खुले रखने पड़ते हैं, आपको चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, आप एक ही बात अगर कहते रहें। जी देखिए, ये मेरा ख्याल है कि आप लोग प्लेटफॉर्म्स आपके पास हैं, लोग आपकी बात सुनते हैं। ये इस तरह से हमें कहना कि जी अगर फॉर्मल स्पीकर ने एक बात कह दी जो उन्होंने एक्सप्लेन की बात गलत कही, इररिस्पॉन्सिबल है, जो भी अंदर की बात आके बाहर करता है। ये तरीका बन गया है ऑपोजिशन गवर्नमेंट के, इतनी गैर जिम्मेदाराना चीज है। लेकिन हैविंग सेड दैट, वो गलत है, उसको हमें गलत कहना चाहिए। लेकिन अगर कोई कर दे तो हमारा तशख्खुस कोई मजाक है, यानी हम किस तरह बात करते हैं कि एक स्टेटमेंट से तशख्खुस खराब हो जाए, ये आप नहीं कह रही है, सब इस तरह बात करते हैं। मेरा ख्याल है थोड़ा सा हमें एज पाकिस्तानी। बट नसीम ज़हरा जी, एक आपके सामने भी था इस एक बयानिए के बाद इंटरनेशनल मीडिया में जिस तरह खुसूसन इंडियन मीडिया ने दे हैड अ फील्ड डे विद दैट स्टेटमेंट। अच्छा, तो तकलीफ तो होती है ना। फील्ड डे सिद्रा इंडियन मीडिया का फील्ड डे कैन नॉट, वो हमारे लिए डिफाइनिंग चीज नहीं है। इंडियन मीडिया का फील्ड डे तो कोई भी बात होगी वो बात का बतंगड़ बनाएंगे, वो उसको आप, वो कितना पर असरअंदाज होना चाहिए ये भी तो आप सोचे ना। अब आप दूसरा ये कि जी आज इन्होंने कुछ कहा ऑपोजिशन में, चाहे इमरान खान साहब हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे कोई भी हो, जब ऑपोजिशन कुछ कहेगी इट डजंट मैटर हु द ऑपोजिशन इज, जब वो पाकिस्तान वो बात हुकूमत की तनकीद करेगी, इंडियन मीडिया तो हिस्टीरिया उसको हो जाता है। वो बहुत बहुत शुक्रिया नसीम जी। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि तैयारी के साथ साथ आपको कैपेसिटी बिल्डिंग, अपनी कॉम्पिटेंसी और खास तौर पे अपनी जिम्मेदारी को कबूल करना पड़ेगा कि चाहे आप ऑपोजिशन हैं या हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आपकी कहीं भी हर बात को सुनने वाली ना सिर्फ पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम है बल्कि आपके दोस्त और दुश्मन भी उस पर कान धरे बैठे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। तेजी से बदलती हुई तशवीशनाक सूरत हाल जब हम बात करते हैं कोविड-19 की, बरतानिया में तमाम तर एहतियाती तदाबीर और लॉकडाउन के बावजूद अब वो टियर 4 में है और हमने जैसे आपको बताया कि वहां पे कोविड-19 के एक नए स्ट्रेन का उसको डिस्कवर किया गया है जो कि बहुत तशवीशनाक बात है। चाइना ऑलरेडी ये बात कर रहा है कि उनसे तमाम राब्ते ख़त्म किए जाएं थोड़े अरसे के लिए बरतानिया में, स्पेशली जब तक इस बात का पता नहीं चलता कि ये स्ट्रेन क्या है, इसके असरात क्या है, इसकी
अलामात क्या हैं। इसके अलावा ट्रैवल एडवाइजरीज भी पाकिस्तान की तरफ से भी सिविल एविएशन ने फौरी तौर पर इस पर रिएक्ट किया है। बरतानिया से हमारे रवाबत भी अभी हाल ही में आपने देखा कि ब्रिटिश एयरवेज और वर्जिन अटलांटिक की डायरेक्ट फ्लाइट्स भी शुरू हुई हैं। लेकिन इस तब्दीली और इस नई डेवलपमेंट के बाद क्या सूरत हाल रहेगी, आइए दिखाते हैं आपको। जी, इनका कहना है काबू से बाहर नहीं, लेकिन वक्त के साथ अब देखना यह है कि अलामात क्या हैं एंड व्हाट विल हैपन। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर सैयद फैसल महमूद, आप एसोसिएट प्रोफेसर सेक्शन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल हमारे साथ मौजूद होने के लिए एंड वेलकम टू द शो। किस तरह देखते हैं आप इस डिस्कवरी ऑफ द न्यू स्ट्रेन को? मेरे ख्याल में ये ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था कि कोविड-19 का वायरस म्यूटेट होगा, अपनी शक्ल तब्दील करेगा, लेकिन ये कितनी परेशान कुन डिस्कवरी है? Thank you for having me, Sankum. So दो तीन चीजें इसके अंदर, एक तो ये कि ये एक्चुअली नया स्ट्रेन नहीं है, इसको हम वेरिएंट कहेंगे। स्ट्रेन का मतलब है कि वायरस ने बहुत तब्दील किया है, और वेरिएंट का मतलब होता है कि वायरस बहुत मामूली तौर पे इसमें तब्दीली आई है, तो इसमें बहुत मेजर चेंज नहीं है। ये अलबत्ता दो तीन चीजें इसमें जरूरी है। एक तो ये कि ये जो म्यूटेशन है उसमें से एक दो म्यूटेशन ऐसी है जिससे प्रॉब्ली फैलाव में थोड़ा सा इजाफा होता है। अब इसमें वी डोंट हैव डेटा, मगर प्रॉब्ली थोड़ा सा स्प्रेड बढ़ेगा। मगर इसके साथ दूसरी चीज ये कि इससे सिवियरिटी में कोई तब्दीली नहीं है, यानी कि बीमारी जो अब आ रही है वो ज्यादा शदीद नहीं है, ज्यादा लोग इसमें मर नहीं रहे हैं। तीसरी चीज ये कि इस नए वेरिएंट से वैक्सीन में कोई कि जो एफिकेसी है उसमें कोई कमी नहीं आएगी, तो वैक्सीन इतनी अच्छी काम करेगी जितनी पहले करी। लेकिन डॉक्टर फैसल, अभी जो हाल ही में खबर ब्रेक हुई है कि ऑस्ट्रेलिया ने ट्रायल के फेज पे वैक्सीन का कोलैप्स, यानी दिस इज हाउ एग्जैक्टली द न्यूज़पेपर वाज रिपोर्टिंग इट, कि वहां पे ट्रायल फेज कोलैप्स कर गया है, और अब जो उन्होंने बुकिंग्स कराई हुई थी, जो रिजर्वेशंस थी, जो उनकी मांग थी वैक्सीन के लिए, शायद उसमें तब्दीली आ सकती है। ऑस्ट्रेलिया वुड प्रोबेबली नॉट इवन बी आस्किंग फॉर इट। इसमें क्या डेवलपमेंट आप देख रहे हैं? बिल्कुल। सो अब याद रखिए, जब भी हम वैक्सीन ट्रायल करते हैं हम ये देख रहे होते हैं कि वैक्सीन काम करेगी कि नहीं करेगी। मगर ये जो वैक्सीन जो ऑस्ट्रेलिया में बनी थी उसके अंदर वैक्सीन के काम करने में कोई मसला नहीं था। उसमें मसला ये था कि जिन्हों को वैक्सीन लगी थी उनके अंदर HIV का जो टेस्ट है वो फॉल्स पॉजिटिव आ रहा था, यानी कि जो HIV का जो टेस्ट है वो उसकी नतायज सही नहीं आ रहे थे, वो गलती से पॉजिटिव दे रहा था उन लोगों में जिनके अंदर वैक्सीन लगी थी। अगेन वैक्सीन की वजह से किसी को HIV नहीं हुआ, ये लैब के अंदर मसला हो रहा था। इस वजह से उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन आगे वो प्रोसीड नहीं करेंगे इसके ट्रायल्स के साथ। सही। आप पाकिस्तान के लिए इन चीजों को कैसे देखते हैं? खुसूसन आप देख रहे हैं कि जैसे बरतानिया है, इंटरनेशनल ममालिक हैं, हमने एज सच ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई हुई हैं, और कई लोगों का ख्याल है कि ना हम मुल्क के अंदर आम आवाम हमारे यहाँ एहतियात कर रही है, दूसरी तरफ हम कोई फोर्सफुल क्वारंटीनिंग नहीं करते बाहर से आने वाले मुसाफिरों की। ये उसकी अपनी दानिश पे होता है कि वो अपने आप को 10 दिन या 14 दिन क्वारंटीन करना चाहे। हमारे यहाँ उसको उस तरह इम्पोज नहीं किया जा रहा। आप इसको एक परेशान कुन बात देखते हैं? तो इसमें अगेन ये है कि जो आ रहे होते हैं वापस दूसरे मालिक से, तो उनके यूजुअली उनका टेस्ट हो चुका होता है एंट्री के ऊपर। जिनका टेस्ट नहीं होता उनके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा ज्यादा फोर्सफुल क्वारंटीन होता है उनका। फिर मैंडेटरी टेस्ट यहाँ पे होता है जो कि टीम जाके उनके घर पे जाके करती है। सही। दूसरी चीज ये कि जहाँ तक इस म्यूटेशन का ताल्लुक है और बरतानिया से, तो याद रखें यही म्यूटेशन साउथ अफ्रीका में भी पाई गई है, एंड प्रोबब्ली ये म्यूटेशन हम दूसरी जगहों पे भी आना शुरू हो जाएगी। तो आई थिंक अंटिल हम अपनी बिहेवियर चेंज नहीं करेंगे, ये तो इज एक्सपेक्टेड कि ये वायरस में थोड़ी तब्दीली आएगी। डॉक्टर फैसल, व्हाट डज दिस मीन फॉर पाकिस्तान? आप यहाँ के पैटर्न्स और नंबर्स को और सिवेरिटी जो अलामात की है उसको नोटिस कर रहे हैं। इस दफा सेकेंड वेव में जो एक बड़ी प्रोमिनेंट चीज है कि पहले हम कहते थे कि जिनकी प्री कंडीशंस हैं, हेल्थ कंडीशंस हैं, उन पे ये बहुत ज्यादा हमला आवर होता है और संगीन उनकी हेल्थ सिचुएशन हो जाती है। लेकिन इस दफा इस वायरस से इफेक्ट होने वाले पाकिस्तानियों में कम उम्र लोग ज्यादा शामिल हैं, और अमवात की जो शरह अमवात है उसमें भी हम देखते हैं कि यंग लोगों की अमवात भी अब हो रही हैं। इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? दो चीजें इन टर्म्स ऑफ व्हाट डज दिस मीन फॉर पाकिस्तान। वेल यू नो दिस इट ऑल डिपेंड्स कि हम क्या करें। वायरस जितना भी म्यूटेट करेगा, जो भी करेगा, वायरस को एक बंदे से दूसरे बंदे में फैलने के लिए हम 2 बंदे करीब होने चाहिए, राइट? सो अगर हम एहतियात नहीं करेंगे तो वायरस तो फैलेगा रिगार्डलेस। जहां तक अमवात की बात है, तो जस्ट बिकॉज हमारे नंबर्स इतने ज्यादा थे इस वजह से हम अमवात सारे ही एजेस में देखे थे, मगर शरह या प्रोपोर्शन जो अमवात की थी वो फिर भी हमारे ज्यादा एल्डरली या उन लोगों में जिनमें दूसरे मसले थे उनमें ज्यादा थे।
आप वेरिएंट और स्ट्रेन के हवाले से क्या कहेंगे? वैसे तो आपने इसकी करेक्शन की, लेकिन अभी भी बरतानवी जरीदे और इंटरनेशनल जरीदे यूके में पाए जाने वाले इस नए वेरिएंट को एक नया स्ट्रेन ही कह रहे हैं। पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है? हमारी पॉपुलेशन भी इतनी ज्यादा है, लोग भी करीब करीब है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, क्या यहाँ पे भी कोविड-19 अपनी शक्ल बदल रहा है? तो देखिए, कोविड-19 हर जगह अपनी शक्ल बदलता रहता है, एंड जो म्यूटेशंस होते हैं उसमें 99% म्यूटेशंस में उसके बिहेवियर में कोई फर्क नहीं आता। कुछ म्यूटेशंस पर ऐसी आती हैं जिससे बिहेवियर में तब्दीली आ सकती है, एंड वी डोंट नो कि इस वाले वेरिएंट से कितनी तब्दीली आई है, बट एक्सपेक्टेड ये है कि प्रोबेबली इसकी स्प्रेड थोड़ी सी और तेज हो सकती है, पर अगेन स्प्रेड के लिए 2 लोगों को करीब होना जरूरी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल हमारे साथ मौजूद होने के लिए। एक दफ़ा वी कैन नॉट एम्फसाइज इनफ कि आप बच्चों की अब छुट्टियां भी हैं, गैर ज़रूरी प्लीज़ बाहर ना निकलें। ये वो वाली छुट्टी नहीं है कि आप बाहर जाएं, मौसम को एंजॉय करें, ये करें वो करें। यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अच्छा, एक दफ़ा फिर मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि केयरफुल रहने के लिए अब हमें अपनी तफरीह के तरीकों को भी ज़रा बदलना पड़ेगा। पहले हम समझते थे कि हमें बाहर जाना है, रेस्टोरेंट में बैठना है, उनकी सीटिंग अरेंजमेंट में बैठ के किसी चीज़ को एंजॉय करना है, क्योंकि खाने का मजा तो वहीं पे आता है। लेकिन ज्यादा अहम है कि हम मुश्किल वक्त में लोगों का साथ दें और घर वालों से बॉन्डिंग का वक्त निकालें। इसलिए आई वांट टू रेकमेंड, मैं पर्सनली इस कैंपेन का हिस्सा हूं और मुझे बहुत अच्छा लगेगा एक दफा फिर आप सबसे अपील करते हुए कि हमारी रेस्टोरेंट एंड फूड बिजनेसेस को प्लीज आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। इस वक्त सबसे ज्यादा वल्नरेबल वो हैं, हम बात कर रहे हैं आपके शेफ्स की, आपके वेटर्स की, आपके सर्विंग स्टाफ की, आपके गार्ड्स की, यानी वो तमाम लोग जो एक फूड बिजनेस को चलाते हैं, उन सब की नौकरियां, उन सब की आमदनी इस वक्त दाव पे लगी हुई है। तो आप चाहे कोई भी तरीका इस्तेमाल करें, ये करीम की तरफ से एक कॉल आउट फॉर एवरीबडी था कि व्हाट यू कैन डू इज कि आप डाइन आउट करें, वहाँ का अपना टेक डिलीवरी करें, गाड़ी में बैठ के खाएं, घर में बैठ कर खाएं, या जो उनकी आउटडोर स्पेस है वहाँ खाएं, लेकिन प्लीज मेक श्योर दैट यू कीप सपोर्टिंग देम। अपनी SOPs का ख्याल रखें और खाना मंगवाते रहें ताकि दे स्टे इन बिजनेस। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक। वैसे तो कहा जाता है जिंदगी एक फाइट है और आपको हर लम्हे अपने लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप डिफेंसिव होके रहेंगे तो हो सकता है आप आगे ना बढ़ सके। कभी ना कभी द बेस्ट डिफेंस इज एक्चुअली एन ऑफेंस। ये मैं बातें क्यों कर रही हूँ कि आज एक दफा फिर आपको मिलो पाकिस्तान में मिलवाएंगे एक बहुत ही टैलेंटेड बॉक्सर से जिन्होंने एक दफा फिर कामयाबी को अपने नाम किया है। आइए सबसे पहले इनके हवाले से दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। क्या बात है। और तभी आपने देखा कि नादिर का बनाया है हमने आज अपना मेहमान। लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आज पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया, थैंक यू। नादिर क्या कहेंगे? पहले तो मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। माशाल्लाह से ना सिर्फ आपने लियारी का, पाकिस्तान का, हम सब का सर फख्र से बुलंद कर दिया। यू आर द सेकंड प्रोफेशनल बॉक्सर इन द रेल्म टुडे। कैसा फील करते हैं जब एक दफा आपको जब नॉकआउट में ही आपको एक विनर डिक्लेयर किया गया, उस वक्त क्या फीलिंग्स थी नादिर? पहले तो शुक्रिया आप सबका, आप सबने मुझे कवरेज किया और मुझे हाईलाइट किया, इसलिए थैंक यू वंस अगेन। जब मैं रिंग में जब मैंने फाइट विन किया तो उस टाइम मेरे जिस्म के रोंगटे हैं तो वो खड़े हो गए थे। इस तरह प्राउड फील कर रहा था कि मैंने पाकिस्तान के लिए दूसरा टाइटल जो मैंने विन किया है वो भी एक तो मैंने विन किया था यूनिवर्सल बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो मैंने तंजानिया को नॉकआउट किया था। इसके बाद तो अनडिफीटेड चैंपियन अपने वेट कैटेगरी में रहा। ये टाइटल जब मैं विन किया है तो पता है क्यों मुझे ज्यादा प्राउड फील हुआ, क्योंकि वो अफगानी बॉक्सर ने, जब मैं लास्ट टाइम मैंने एक अफगानी को विन किया, उसको पॉइंट डिक्लेयर करके मैंने विन किया, वो तो एक्साइटेड होके मुझे हराने के लिए उसने बोला मैं तुम्हें मार सकता हूँ। इसने नहीं मारा, मैं तुम्हें मार सकता हूँ। रिंग में आके उसने मुझे चैलेंज किया तो मैंने उसके चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। आमिर खान के प्रमोशन में आमिर खान खुद खड़े हुए थे तो मैंने भी एक्सेप्ट किया, क्योंकि मैं भी एक फाइटर हूँ। अगर कोई आपको चैलेंज करेगा वो भी पाकिस्तान देगा, वो भी पाकिस्तान के लिए, तो आपने कहा तो मैंने आपके लिए भी तैयार हूँ, आप भी आ जाओ। तो उन्होंने बोला मैं इनके साथ तो आपने 6 राउंड खेले ना, मेरे सामने आप 2 राउंड भी नहीं खेल सकोगे। ओह माय गॉड, मैंने बोला इतना बड़ा बोल, मैंने आपको अंडरएस्टिमेट ही कर लिया। अच्छी बात है, आपने मेरी हिस्ट्री नहीं पढ़ी होगी, वो अलग बात है। आपको हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। मैं अपने वेट कैटेगरी में अनडिफीटेड चैंपियन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे सामने जितने भी मेरे फाइटर वेट कैटेगरी के आए थे वो नॉकडाउन हुए थे, और तो आप भी सोच लो। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं आपको करने के लिए तैयार हूँ नॉकडाउन। तो सही, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी हमारा जो इवेंट हो रहा था उसके बाद मैं गवर्नर हाउस में जब फेस ऑफ हुआ, फेस ऑफ ने भी इसने मुझे प्रेशर देना शुरू किया, तो मैंने भी अपना प्रेशर बता दिया कि हम भी पाकिस्तानी हैं
और प्रेशर की तो हमें बड़ी आदत है भाई। वो तो है। जब मैंने उसको हमारे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने उसको पुश किया, वो सारे क्राउड परेशान हो गया, क्या हो गया। मैंने बोला ये मुझे अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं और मुझे समझ नहीं रहा बॉक्सर, क्योंकि ये भूल चुका है कि बॉक्सिंग एक ऐसा गेम है कि किसी भी टाइम एक पंच से बंदा डेड हो सकता है और गेम बदल सकती है, और गेम बदल सकता है। उसने अभी तक नहीं पढ़ा। जब फेस ऑफ के बाद हमारा इवेंट हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने पहला प्रेशर उसके ऊपर डाला, वो अपना गेम भूल चुका था बिल्कुल ही। जब मैंने अपना पावर स्टेडिंग, जब मैंने पंचिंग करना शुरू कर दिया उसके ऊपर, वो सब कुछ भूल गया। कैसे करते हो नादिर? क्योंकि किसी भी शख्स को, एक तो देखें जैसे हम कहते हैं ना कि जोश में होश ना खो बैठना, तो उसने सारी आपको ऐसे बातें की, आपके सारे इमोशनल बटन उसने ऐसे दबाए कि आप गुस्से में आ जाओ, आप आपे से बाहर हो जाओ। जी जी बिल्कुल, आपने अच्छी बात की है और मैं इस बात को बिल्कुल ही अपने ज़हन पे रखता हूँ, मगर दिमागी तौर पर अपने आप को ठंडा रखना जरूरी होता है इस गेम में। हाँ। सारी चीजें आपको अपने अंदर रखनी है। स्ट्रेंथ हो लेकिन आपका दिमाग काम हो। उसके लिए कैसे प्रैक्टिस करते हैं? हम देखो उसको ट्रेनिंग, हम फिजिकली ट्रेनिंग हम करते रहते हैं और उनकी गेम्स वगैरह को कॉपी करते हैं, उसकी वीक पॉइंट को हम देखते हैं। जैसे वो हमारी वीक पॉइंट को देखते हैं तो हम भी उसकी वीक पॉइंट को देखते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं। हाँ बिल्कुल उसके तरीके। स्टार्टिंग हमें क्या प्रेशर देना है, गेम को कैसे पुश अप करना है, अपना लेवल कैसे निकालना है, पॉइंट कैसे लेना है, उसको कैसे नॉकडाउन करना है। ये तो सीखने वाले गुर हैं, इसकी जरूरत हम सारों को है। लेकिन एक दफा फिर मेरी तरफ से नादिर को बहुत बहुत मुबारकबाद। नादिर आपको दोबारा भी हम बुलाएंगे और आपसे ये टिप्स सीखनी है। मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा गुर है हमारी नौजवान नस्ल के लिए। बहुत शुक्रिया यहाँ मौजूद होने के लिए। वंस अगेन बहुत बहुत मुबारकबाद। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। इंसान को खुश रहने के लिए क्या चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि जी रोटी कपड़ा मकान जैसी जो बेसिक सहूलत है। मिज़लो ने कहा था कि ये पहला पड़ाव है जी, अगर ये आपका पहले आपका सर्वाइवल इंश्योर्ड हो तो फिर आप आगे खुशी की तरफ, इत्मीनान की तरफ, अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। इसी तरह जो हमारी फितरी तौर पे इमीडिएट हमारी नीड्स हैं जिनके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, हम बेहतर इंसान नहीं बन सकते, उसमें लव एंड बिलोंगिंग है, उसमें सेंस ऑफ पर्पस होना चाहिए कि आपकी जिंदगी का कोई ना कोई मकसद मौजूद है। हम जैसे कल मैं आपसे बात कर रही थी कि हम अच्छी जिंदगी चाहते हैं तो अच्छा दिन, अच्छा हफ्ता, अच्छा महीना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही यूनिट्स मिलजुल कर फिर एक अच्छी जिंदगी बन जाते हैं। इसी तरह अगर हम माशरे में बेहतरी चाहते हैं तो हर इंसान को पहले अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा, अपनी खुशी पे काम करना पड़ेगा, अपनी बेटरमेंट पे काम करना पड़ेगा। जैसे वो बड़े बड़े दाना लोग कहते हैं ना, आप माशरे को बदलने की कोशिश ना करें, आप पहले अपने आप में तब्दीली ले आएं। लेकिन वो तब्दीली हम लाना नहीं चाहते, वक्ती तौर पे तो ले आते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी को कहें कि यार आपका लाइफस्टाइल बड़ा अनहेल्दी है, वो 1 महीने के लिए डाइटिंग कर लेगा, 2 महीने के लिए वर्जिश कर लेगा, लेकिन मुकम्मल लाइफस्टाइल तब्दील वो नहीं करता। और यही वजह है कि हमारी सोचें भी तब्दील नहीं होती, हम पहले ही गिव अप कर देते हैं, अपनी सोच में ही हार जाते हैं कि जी पाकिस्तान में कुछ बेहतर नहीं हो सकता, लो हार गए। अब जब आपने ये तहैया कर लिया है कि कुछ बेहतर नहीं हो सकता, तब आपको बेहतरी नजर कैसे आएगी? तो आज जरा बात करते हैं कि माशरे की बेहतरी और अपने आप की बेहतरी के लिए हम क्या कर सकते हैं। मेरे पास एक जबरदस्त पैनल है फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ और ये सब अपने अपनी फील्ड में माहिर हैं। और मैंने सोचा कि आज इस साल के खत्म होने से पहले पहले जरा इनके एक्सपीरियंसेस का निचोड़ लिया जाए। अगर आप इनकी तरफ देखेंगे, कोई हेल्दी लाइफस्टाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई माइंड साइंसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई जरा दुनिया को, जिसको हम इंफॉर्मेशन का वक्त कहते हैं, तो दे आर अपडेटेड विद ऑल द इंफॉर्मेशन। और दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आते हैं, आपको एस्पिरेशनल वैल्यू देते हैं और खूबसूरती से आगाह करते हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं। सबसे पहले जी हमारे साथ मौजूद हैं अनम अली। आप थेरेपी भी जानती हैं, काउंसलिंग भी जानती हैं, जिंदगी के उतार चढ़ाव भी देखें, लेकिन एक बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड रखती हैं। थैंक यू अनम फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच। हमारे साथ हैं जी मौजूद डॉक्टर सहर चावला, जो कि हर वक्त इन डिमांड होती हैं। हमारे पास बहुत सारी न्यूट्रिशन से रिलेटेड, हेल्थ एंड लाइफस्टाइल से रिलेटेड क्वेरी स्पेशली इनके लिए आती हैं। तो जो हम कहते हैं ना कि यू आर व्हाट यू ईट, आपकी ग़िज़ा, आपकी थॉट्स कितनी इंपॉर्टेंट हैं, जरा इनसे हम जानेंगे। थैंक यू डॉक्टर सहर फॉर बीइंग हियर। एंड ऑफ कोर्स वी हैव वन ऑफ आवर वेरी फेवरेट एक्टर्स, अप एंड ब्राइट, अप एंड राइजिंग, ज़ैन अफजल हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैन का बॉडी ऑफ वर्क बहुत डाइवर्स है एंड यू नो ही हैज दिस वेरी पॉजिटिव वाइब अबाउट हिम। सो थैंक यू ज़ैन फॉर मेकिंग टाइम। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट हमारे साथ हैं जी इमरान सनाउल्लाह। आप ऑफलाइन यही कह रही थी कि आपका मेरा दुख साझा है, हम जितना भी
भी पॉजिटिव होने की कोशिश करें। हमारी रोजी रोटी जो है ना बुरी खबरों से जुड़ी हुई है, तो आप कैसा महसूस करते हैं? सबसे पहले चले इमरान इसी बात से शुरू कर लेते हैं कि आप फैसला करके निकलते हैं घर से कि आज मैं बहुत पॉजिटिव रहूंगा, और आगे कोई बड़ी मुश्किल खबरें होती हैं, कितना इफेक्ट करती है आपके मूड पे, आपके जहन पे, आपकी सोचों पे? देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया सिद्रा, हाँ। कि हम दिन का आगाज तो बहुत अच्छे अंदाज में करना चाह रहे होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अच्छी खबर नहीं बिकती, हमेशा बुरी खबर बिकती है। सही। और हम कॉन्फ्लिक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं। मैं वही देख रहा था कि अस्पताल हैं लेकिन बीमारियां खत्म नहीं हुई। हम देख रहे हैं पुलिस स्टेशन हैं लेकिन जराइम खत्म नहीं हुए, कवानीन हैं, सजाएं भी हो रही हैं लेकिन जराइम बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह से मीडिया है लेकिन लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे। सही। तो हम जिस जगह देखेंगे, मैं ये समझता हूँ कि हम बहुत खूबसूरत बातें करते हैं, हम गुफ्तार के गाजी हैं, किरदार के गाजी नहीं हैं। जो भी सेगमेंट्स ऑफ लाइफ देख लें, हम सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी देख लें, वो हर बंदा अपनी पूरी एफर्ट कर रहा है। सही। लेकिन उसका आउटपुट नहीं आ रहा। हम खबर चला रहे हैं कि आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, लोगों के साथ जुल्म ज्यादती हो गई, लेकिन क्या आटा सस्ता हो गया? क्या चीनी सस्ती हो गई? क्या लोगों के मसाइल अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जिस मामले के बारे में हम पहले कंप्लेन करते थे, जब वो वक्त गुजर जाता है तो हम जब उसको याद करते हैं तो हम उसको गुड ओल्ड डेज कहते हैं, तब वो सुनहरी दिन बन जाते हैं। यानी आज मैं जिस हाल की बुराई कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ भाई आटा देखो कितना महंगा है, एक वक्त आएगा जब मैं कहूंगी पता है आटा उस जमाने में इतना सस्ता होता था। तो अनम, क्या हम परफेक्शनिस्ट नहीं बन गए? यानी हमने एक ऐनक लगा ली है जिसमें हमें हर चीज गंदी और बुरी लगती है। बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप सिद्रा। मुझे लगता है कि जब हम बात करते हैं बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी की, तो मेरा ख्याल है हर इंडिविजुअल को अपने माइंडसेट पर काम करने की जरूरत है, और माइंडसेट के अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं, क्योंकि वही आप वाली बात हो गई कि कभी कभी शायद हम बहुत ज्यादा चीजों को नेगेटिव लेने के इतने आदी हो जाते हैं कि जो छोटी छोटी चीजों में हमें पॉजिटिविटी नजर भी आ रही होती है, चाहे वो हम सोसाइटी को देखें या अपने हालात देखें, हम उसको भी नजरअंदाज कर रहे होते हैं। और ये चीज आप चाहे शायद मेरा ख्याल है अपने घरों को अच्छा कर लें, आप शायद अपने महल्ले को अच्छा कर लें, वो चीज सोसाइटी में एक अच्छा रोल उस वक्त तक नहीं प्ले कर सकती जब तक हमारा माइंडसेट नहीं चेंज होगा। और सिद्रा, अनफॉर्चुनेटली हमारा माइंडसेट यही है कि मेरा एरिया ठीक हो जाए, मेरा घर ठीक हो जाए, मेरी लाइफ अगर अच्छी चल रही है तो सब अच्छा चल रहा है, फिर मुल्क के हालात भी अगर आटा चीनी महंगा भी हो रहा है तो अनम इसमें कहीं ना कहीं कोई लेसन है। देखिए, यही हालात होते हैं, तमाम तर मुश्किलात होती हैं, और जिन्होंने आगे प्रोग्रेस करना होता है वो आगे बढ़ जाते हैं। जैन, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कई चीजों को हम एक्सेप्ट करने पे मजबूर होते हैं, ये समझ के कि यार इट्स पार्ट एंड पार्सल। आप जिस फील्ड में हो वहां पे हसद भी है, जेलसी भी है, गॉसिप भी है, और हम कहते हैं यार इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ बीइंग इन द पब्लिक आई। कभी ये चीजें तकलीफ देती हैं कि यार मैं क्यों बर्दाश्त कर रहा हूँ ये सारी नेगेटिविटी? Absolutely, but again, as she said, it's all about your mindset. सही। कि आप किसी भी टफ सिचुएशन को, किसी भी सर्कमस्टांसेस को कैसे परसीव कर रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। एंड सेकेंडली, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि हमें अपने आप को पॉजिटिव और एनर्जेटिक लोगों से सराउंड करना चाहिए। सुपर। बिकॉज आई पर्सनली एक्सपीरियंस दिस इन माई लाइफ। जब मैंने अपने आप को पॉजिटिव लोगों से सराउंड किया, उनके साथ उठा बैठा, विजनरी लोगों के साथ मिला उठा बैठा, my thought process, my thinking process changed drastically. बिल्कुल। और ये बात आपने बड़ी अच्छी की है कि जो छोटे जहन होते हैं, एक सेइंग भी है ना उसका, कुछ रफली अगर मैं उसको ट्रांसलेट करूं कि जो छोटे जहन होते हैं वो लोगों को डिस्कस करते हैं, जो मीडियोकर जहन होते हैं वो हालात को, इवेंट्स को डिस्कस करते हैं, लेकिन जो विजनरीज, जो खुले जहन के बड़े लोग होते हैं वो आइडियाज को डिस्कस करते हैं। सहर, मुझे ये बताइए कि हम रोज, अब जैसे न्यू ईयर आ रहा है ना, आप देखिएगा हर कोई एक लिस्ट बनाएगा न्यू ईयर रेजोल्यूशंस की। चेंज के बारे में लोग कहते हैं इसको रेजिस्ट किया जाता है, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, बेटरमेंट स्पेशली। तो क्या कहती हैं ये रेजोल्यूशन जनवरी फरवरी के बाद दम क्यों तोड़ देते हैं? I'm so sorry to burst the bubble for all those people जो हर साल न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं और उसके बाद उस पर कायम नहीं रह पाते हैं। आप सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेशन और एक डिले की थ्योरी का शिकार हैं। अब आपको
अच्छा लगता है टू डिले योर गोल्स। अच्छा, प्रोक्रेस्टिनेट करने के भी ना 2-3 डिफरेंट तरह के तरीके होते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जो किसी खास इवेंट का इंतजार करते हैं कि ये आएगा तो फिर मैं ये करना शुरू करूंगी, ये करना शुरू करूंगा, इस वेंचर में इन्वेस्ट करूंगा, इस प्रोजेक्ट की तैयारी शुरू करूंगा, अपने आप को अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करूंगा। और दूसरी तरीके होती है वो लोग जो तब तक अपना प्रोजेक्ट डिस्प्ले पर नहीं लाते अपने सामने भी, जब तक उसमें परफेक्शन एज पर देयर क्राइटेरियाज नहीं आ जाती। ये जो परफेक्शनिस्ट होते हैं ना, ये जहां एक तरफ बहुत अच्छे भी होते हैं, हेल्दी भी हो सकते हैं, वहां पर ये एक तरफ बहुत क्रिटिकली लूज भी कर सकते हैं चीजों को, कि वो उस चीज पर काम करना शुरू ही नहीं करते जब तक कि उनको हर माइन्यूट एस्पेक्ट उस प्रोजेक्ट से मैं आपको इसकी एक बड़ी जबरदस्त मिसाल दूं। मेरी एक दोस्त है जिसका वजन थोड़ा ज्यादा बढ़ा हुआ है, और हम इसको अक्सर कहते हैं कि यार हेल्दी है, अगर तुम इसको जो ना वर्जिश करो, हेल्दी लाइफस्टाइल में आ जाओ। आप प्रोक्रेस्टिनेशन की इंतहा देखिए। उसको मैंने कहा तुम वजन क्यों नहीं कम करती? कहती यार मैं वजन तो कम कर लूं, लेकिन फिर मैं उसको मेंटेन कैसे करूंगी? तो ये लोग जो नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं ना कि जी वजन तो कम हो जाएगा, दुबली में हो जाऊंगी, लेकिन उसको मेंटेन करना, ये आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन है और कुछ नहीं। एक कॉलर हमारे साथ हैं, जरा उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, दिस इज उम्मीद हियर। क्या हाल चाल है सर आपके? एक बहुत जरूरी चीज जो कोई भी डिस्कस नहीं कर रहा। जी जी फरमाइए, सुन रहे हैं हम आपकी बात। जो एक चीज जो कोई भी नहीं डिस्कस कर रहा है किसी भी प्रोग्राम पे, विच इज आवर मेजर प्रॉब्लम, राइट, that is overpopulation, where everybody is living beyond their means. 10 बच्चे वाला आके रो रहा है कि जी 1 रुपए चीनी बढ़ गई। I mean, ये इशू को आप, for God's sake, you have to spread this around. This is our problem. We will not be able to sustain this mad and uncontrolled increase in population. You are absolutely spot on, sir. बड़ी आपने सही बात की। और देखिए इसका पॉपुलेशन वेलफेयर से कितना करीबी हिस्सा है। अगर हम कहते हैं कि जी क्लास में 20 बच्चों से ज्यादा होगा तो टीचर उस पर तवज्जो नहीं दे पाती। आप घर में इमेजिन करें कि एक माँ है, उसके अगर 8, 7, 10 बच्चे हैं और ये तेज रफ्तार जिंदगी है, उनकी तालीम और तरबियत पे वो किस तरह अपना फोकस कर पाएगी, और फिर हम किस तरह के माशरे को तश्कील दे रहे हैं। एक्सीलेंट पॉइंट, थैंक यू सो मच फॉर दैट। इमरान, आपकी तरफ आना चाहूंगी, लेकिन मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक पे जाते फिर वापस आएंगे और जरा मुआवजा दोनों जेंडर्स का भी करेंगे कि क्या इसमें ब्लेम करना सही है मर्दों को, क्योंकि जिंदगी बहुत कंपेटिटिव हो गई है। सही गलत का जो फर्क है खास तौर पे कारोबारी जिंदगी में, प्रोफेशनल लाइफ में, वो खत्म होता जा रहा है, जो माशरे की तनज़ुली की वजह बन रहा है। इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। खूबसूरत मिसाल, हमारे पास कई प्रोजेक्ट्स के लिए जब कॉल आती है ना, तो आजकल का पेट जुमला बना हुआ है, सिद्रा जरा ध्यान से, बजट बड़ा कम है। तो मैं उन सारे लोगों से सवाल करना चाहती हूँ कि जब अल्लाह माफ करे कोविड नहीं भी था, जब हालात बेहतर भी थे, जब दूध और शहद की नहरें बह रही थी, तब भी आपने कभी नहीं कहा कि सिद्रा दिल खोल कर पैसे कोट कीजिए, हमारे पास कानून का खजाना हाथ आ गया है। तो ये जो नया फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है चीजों को कम करने का, कोर्ट को कम करने का, बार्गेन करने का, मुझे ये पॉइंट आउट करता है टुवर्ड्स अ माइंडसेट, द माइंडसेट ऑफ लैक। आप नोटिस करेंगे कुछ लोग ऐसे हैं जो 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी में भी बड़े खुश हैं, मस्त मलंग हैं, और दूसरी तरफ ऐसा एक करोड़पति, लखपति इंसान भी आपको नजर आएगा जिसको लगता है जी अभी बहुत कुछ करना है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मुझे पैसा बचाना है। ज़हन, सबसे पहले ये सवाल आपकी तरफ लेके आना चाहूंगी, ये जो बजट वाली बात है, लैक माइंडसेट, हम लोगों को खास तौर पर जो लोग ऑन द सर्विस साइड हैं, ऑन द सर्विस इंडस्ट्री साइड हैं, उनको बार बार ये कह के प्रेशराइज किया जा रहा है कि भाई शुक्र मानो ये प्रोजेक्ट भी आ रहा है लेकिन पैसे हो गए कम। आप इसको कैसे देखते हैं? इस थॉट को हमारे माइंड्स में इन्फिल्ट्रेट किया जा रहा है फॉर द इयर्स टू कम। सही, दैट्स व्हाट आई बिलीव। सही, बिकॉज अगेन जो करोड़पति हैं वो अरबपति बनना चाहते हैं, जो लखपति हैं वो करोड़पति बनना चाहते हैं। सो देयर इज दिस रेस, और कुछ लोग अगेन 2 वक्त की रूखी सूखी में भी खुश हैं। बिल्कुल। सो ये जो एक थॉट है ना, और उसके साथ साथ ड्यूरिंग दीज टफ टाइम्स, दीज कोविड टाइम्स, अगेन हमने एक बहाना ढूंढ लिया कि बिजनेस बंद है, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही है। सही, बट the show must go on. Absolutely, and we must reinvent ourselves. लेकिन ये lack mindset क्या होता है अनम? What is the lack mindset? देखिए सिद्रा, lack mindset जो है ना वो कोई एक आज की बात नहीं है, ये एक
जिसे हम कहते हैं ना डेकेड से ही चला आ रहा है। जैसे अगर हम डिवाइड कर दें तो दोनों चीजें पैरेलल हैं। सोसाइटी में आपको ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो कि बहुत सफेद पोश हैं, जैसे अभी आपने कहा, जो रूखी सूखी खा के भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं और वो बहुत हैप्पी पॉजिटिव लोग हैं। और कहीं ना कहीं वो शायद सोसाइटी में अपना कोई रोल प्ले भी कर रहे हैं, छोटा या बड़ा। लेकिन क्योंकि जिन लोगों की अपब्रिंगिंग में, जिनके पैटर्न में, जिनकी शुरू से जैसे कहते हैं तरबियत में ये चीज नहीं डाली जाती है, उन्हें ये नहीं बताया जाता है कि तुम्हें हर हाल में शुक्र अदा करना है। और जैसे आपने कहा कि रीइन्वेंट करना है, हम अपने माइंड साइंसेज में भी लोगों को ये बार बार समझाते हैं कि हमें जरूरत होती है, हर इंसान को जरूरत होती है कि वो अपने जहन को बार बार रिफ्रेश करे, रीस्टार्ट करे। उसकी वजह ये होती है कि अगर कोई पीछे ऐसा लैक माइंडसेट बना भी हुआ है और लेट सपोज अगर कोई शख्स समझ गया है या उसको लग रहा है कि मैं पीछे ही हूं, तो ताकि जब वो इसको रिफ्रेश करे तो वो बेहतर हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन के अपने माइंडसेट को बदलना, अपनी मजबूरियों को, अपने इश्यूज को हील करना। लेकिन डॉक्टर साहब, मुझे ये एक बड़ी तशवीशनाक बात लगती है कि हमारे यहाँ जितने पॉपुलर आइकन्स हैं वो बेटरमेंट के नाम पे, बेहतरी और तब्दीली के नाम पे आपको एक्सट्रीम ट्रांसफॉर्मेशन, जाहिरी ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहे हैं कि भाई किसी का वजन अगर 70 किलो था तो वो 40 किलो पे आ गया और ये बड़ी एक कोई जबरदस्त बात है। इतना एम्फेसिस सिर्फ हमारे जाहिरी अपीयरेंस पे, क्या ये ट्रबलसम है आपके लिए आने वाले वक्तों के लिए? अच्छा, आई बिलीव कि जो आपकी पर्सनैलिटी में बैलेंस है, ठीक है, पर्सनैलिटी में बैलेंस के बगैर ना सक्सेस पॉसिबल है ना फुलफिलमेंट पॉसिबल है। सक्सेस एक डिफरेंट चीज है, फुलफिलमेंट एक डिफरेंट चीज है, लेकिन दोनों ही जिंदगी के पहिए में बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी पर्सनैलिटी में जो बैलेंस है, दैट कम्स फ्रॉम इनसाइड आउट। जब अंदर की कंस्ट्रक्शन, अंदर की बुनियाद जो है, अंदर की ईंट जो है मजबूत होती है, वो बाहर रिफ्लेक्ट होती है, देन यू वांट टू ट्रीट योर बॉडी लाइक अ टेम्पल एज वेल, देन यू नरिश योरसेल्फ एक्सटर्नली एज वेल, व्हिच इज वेरी गुड। रेस्ट जो आपने बात की कि इतनी देर में इतने से इतनी आ जाएगी ड्रास्टिक चेंजेस, ये तो मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं एज ए न्यूट्रिशनिस्ट से थोड़ी सी बात है कि मैं उनको भी कहती हूँ, आई डोंट प्रॉमिस यू अ सडन चेंज, बिकॉज सडन चेंज इज नेवर परमानेंट, सडन चेंज इज नेवर नॉर्मल। तो जो भी चीज स्लोली और ग्रेजुअली होती है वही परमानेंट होती है और वही कंसिस्टेंट होती है। इट इज अ ग्रेट थिंग टू वर्क ऑन योर आउटर लुक। लिसन, बिफोर यू स्पीक, आपके बोलने से पहले किसी को नहीं पता है कि आप क्या फ्लतून है, आपकी इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसी कितनी ज्यादा है। योर फ्रेग्रेंस, योर अरोमा, योर फिजिक, इन चीजों से आप लोगों को क्या मैसेज देते हैं? आप अपनी सराउंडिंग्स में मैसेज देते हैं कि मैं अपनी जात को कितना सीरियसली लेता हूँ, और ये बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छा मैसेज है। लेकिन कब डॉक्टर साहब ये चीज हमारे दिमाग का फतूर बन जाती है ना? आप देखें ना, खूब से खूब तरह की, जिस तरह लोग कहते हैं कि जी सर्जरीज, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, ये सब चीजें एडिक्शन भी तो बन जाती हैं, जहां हम अपने आप को बेहतरी करने के चक्कर में हम उसके एक तरह से मरीज बन जाते हैं, हम उसके प्रिजनर बन जाते हैं। देखिए, one word is addiction and one word is habituation. Yes. It is an excellent thing to get habituated towards a healthy lifestyle, and it is not a good thing to get addicted. क्योंकि जब अगर आप एक्सरसाइज और आप एक हेल्दी न्यूट्रिशन की हैबिचुएशन है आपको, तो देन इट इज ओके। ये आपके लिए खतरनाक कब है कि इंसान की डेली रूटीन एक तरह से एक साथ नहीं रहती है। हम लोग बहुत सारी सोशल और प्रोफेशनल और पर्सनल कमिटमेंट से बाउंड है। अगर वो जरा सी भी चेंज होती है, जरा सी भी हिलती है, एंड इफ यू बिहेव नॉर्मली एंड इफ यू कैन नॉट कंट्रोल योर सेल्फ और योर कंपोजर, इसका मतलब है आप इसको एडिक्टेड है और इस हेल्दी लाइफस्टाइल ने आपकी पर्सनैलिटी में कोई अच्छी चेंज नहीं की है। सोसाइटी की कदरें हैं, ये तो हम इंडिविजुअल की बात करें ना, मैं दोबारा इसको लेके जाना चाहूंगी सोसाइटल कदरों पे। इमरान, इसमें आपको कैसा महसूस होता है कि हम तो सब डेडिकेटेड जर्नलिस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं, लेकिन माशरे की बदलती हुई रिवायात का जिम्मेदार मीडिया को ठहरा दिया जाता है कि जी पहले इतने जराइम नहीं थे, आप लोगों ने दिखा दिखा के लोगों का दिमाग खराब कर दिया। पहले पाकिस्तान में रेप केसेस नहीं होते थे, बच्चों के साथ ज्यादती नहीं होती थी, ये तो मीडिया ने उछाल उछाल के, बल्कि यहां तक भी लोग कहते हैं कि कोविड भी कुछ नहीं है, तो चैनल्स बंद कर दें, कोविड चला जाएगा। आप इस सारी गुफ्तगू को कैसे देखते हैं इमरान? एक्चुअली हम फितरी तौर पर हमें जो है ना, जो भी बुराई है किसी और के पल्ले डालने का शौक है। सही। और हम उसमें बहुत नॉर्मल रहते हैं। बेसिकली चीजों की डेफिनेशन चेंज हो गई हुई है। सही। पहले ये था कि बच्चा जो था वो बड़ों से इज्जत के साथ पेश आता था। सही। तो अब जो बच्चा बिल्कुल कुछ नहीं बोलता उसे भोला कहते हैं, और अगर वो बहुत बदतमीजी करता है तो उसे कॉन्फिडेंट कहते हैं। हमें ये बताया गया है कि सच बोलकर आप फंस जाएंगे, झूठ बोलेंगे तो आप बच जाएंगे, ठीक है ना? तो ये सब डेफिनेशन जो चेंज होगी नहीं है ना सोसाइटी। देखिए, एक इंडिविजुअल जो है ना मिलकर ही सोसाइटी बनाते हैं। एक एक बंदा जब बुराई कर रहा है ना, तो पूरे मुआशरे पे आपको उसको ट्रिकल डाउन इफेक्ट नजर आ रहा होता है। और यही वजह है कि हमारे मसाइल जो हैं वो बढ़ते। लेकिन आपको लगता है मीडिया कोई मस्बत किरदार सोसाइटी की बेहतरी में अदा कर सकता है? आज का मीडिया, साल 2020 का मीडिया ही अच्छा रोल प्ले कर सकता है।
कर सकता है। मीडिया ने आपको अवेयरनेस देनी है, लेकिन आप ये चीज जहन में रखें कि अगर सोसाइटी की बेटरमेंट में मीडिया रोल प्ले नहीं कर रहा तो वो मीडिया के एंड पे कुछ कमी रह गई है। सही। हम देखें, हम दिन से लेकर रात तक 24 घंटे की हम लोग ट्रांसमिशन करते हैं, लोगों को बताते हैं ये गलत है, ये सही है। सही। फिर जब बाहर निकलते हैं तो वही गलत हो रहा होता है। बिल्कुल। इट मीन्स कि कुछ कमी हमें और कुछ उन मीडिया एक वॉच डॉग की तरह है, आपके लिए मशअले राह है, आप उस चीज पर रोशनी डाल रहा है जो माशरे की बुराइयां हैं, लेकिन क्या हमारी जिम्मेदारी सिर्फ रोशनी डालकर खत्म हो जाती है? एक अलग डिबेट होगी, एक अलग मौजू होगा जिसको रखेंगे। कॉलर हमारे साथ है, उनसे पूछते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मलिक राशिद बोल रहा हूँ, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। राशिद साहब, आप बताइए, साल 2020 भी इख्तिताम पजीर हो रहा है, किस तरह समझते हैं कि माशरे में, दुनिया में, इंसानियत में बेहतरी की तरफ हम बढ़ सकते हैं और तब्दीली ला सकते हैं? जब हम लोग पढ़ते थे स्कूल कॉलेज में तो हमें बहुत प्रेशर्स होते थे, हर घर में होता था बच्चों पे कि तुमने डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, रुझान नहीं देखा जाता था। बात ये कि हम सारा फोकस इस पे रखते थे कि बस एट एनी कॉस्ट मार्क्स लेने हैं और डॉक्टर इंजीनियर बनना है। अब तो माशाल्लाह बहुत सी लाइन्स आ गई हैं, रुझान नहीं देखते। बात ये कि थोड़ा सा हमें तरबियत में कमी है, वो हमारे तालीमी अदारों से, घर से होती थी, जिसपे हमने बहुत कम फोकस करना शुरू कर दिया है। देखिए, छोटा सा आप पौधे को ले लें, वो थोड़ा सा टेढ़ा होता है, उसके बाद स्टिक लगाई जाती है, जब वो एक थोड़ा तनावर हो जाता है, स्टिक हट जाती है, वो फिर कभी टेढ़ा नहीं होता। इसी तरह तरबियत है, बच्चे की तरबियत बचपन में अगर आपका ब्रॉटअप अच्छा है तो वो मुआशरे में जहां जाएगा बड़ी अच्छा आगे कंडक्ट करेगा हर चीज को। ये इसकी बहुत ज्यादा इस चीज को लैग कर रहे हैं हम लोग, बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे। तो आप कह रहे हैं वो जिनको बचपन में स्टिक लगी है वो सारे सीधे हैं आज भी, चाहे हमें लगी हो चाहे वो बिल्कुल यही मिसाल है। ये सख्ती भी जरूरी होती है, क्योंकि आपको सीधा स्ट्रेट करने के लिए जरूरी होता है कि आपको, अदरवाइज तो फिर आप अपने ट्रैक से अच्छा, ये बातें जरा मोहतात तरीके से कहनी चाहिए, क्योंकि तशद्दुद के हम बिल्कुल भी हामी नहीं है, लेकिन आपने जो तरबियत का पहलू यहाँ पे उजागर किया है वो यकीनन किसी भी बच्चे के लिए बड़ा अहम है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं हम, एंड विल बी राइट बैक। अच्छा जी, माशरे को तो आप बेहतर करेंगे, लेकिन अपना बेहतरीन आउटपुट कैसे दे सकते हैं? कैसे हम अपने आज को गुजरे हुए कल से बेहतर बनाएं ताकि हमारा आने वाला कल मजीद बेहतर हो? ये हमारा अपने आप से वादा होना चाहिए और उसमें हमारी सारी जिम्मेदारी अपने आप की लेने की आदत हो। क्योंकि जिस तरह अभी हमारे सारा पैनल कह रहा था कि जी हमें आदत पड़ गई है स्यापे की, हमें ये कहने की कि जी फलाने की वजह से मेरे हालात नहीं थे, मेरे हस्बैंड ने मुझे रोक दिया, मेरी वालदा ने मुझे रोक दिया। देखिए, जिंदगी आपको एक मौका यकीनन ऐसा जरूर देती है जब ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर मुनस्सिर है कि आप अपनी जिंदगी को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं। अनम, इसकी एक बहुत छोटी सी मिसाल कि जैसे कई लोग अपने अंग्रेजी ना बोलने पे कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं, कहते जी अब माँ बाप के उस वक्त हालात नहीं थे, अच्छे स्कूल में नहीं भेजा। क्या आप नहीं समझती कि वक्त आपके पास है, रिसोर्सेज है, क्यों आपने सोच लिया कि आप 40 साल की उम्र में या 30 साल की उम्र में नई जुबान नहीं सीखते? बिल्कुल आप सीख सकते हैं, लेकिन लोग ये काम करना नहीं चाहते। देखिए सिद्रा, अभी जैसे हमारे कॉलर ने भी एक बात कही थी और हम माइंडसेट की बात कर रहे हैं। अगर हम सबकी पेरेंटिंग में, चाहे वो कोई भी हो या अगर नहीं भी वो कोई पेरेंट है, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी एक ऐसा जबरदस्त फॉर्मूला है, मैं तो उसको फॉर्मूला कहूंगी, जो हर शख्स कर सकता है। जब कोई शख्स अपनी पेरेंटिंग में अपने बच्चों को ये चीज सिखाता है कि वो सेल्फ अकाउंटेबल हो, तो उसका एक्चुअली मतलब क्या होता है? सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि जी आपने सुबह से लेकर रात तक क्या अच्छे काम किए, क्या बुरे काम किए। उसका एक्चुअल मीनिंग यही है जो आप बता रही हैं कि लेट्स सपोज अगर मुझे पता चल गया है कि मेरी एक इनसिक्योरिटी है या मुझे एक कॉम्प्लेक्स है बिकॉज ऑफ माई इंग्लिश, तो मैं उसको ठीक कर सकती हूँ, मैं उसको सही कर सकती हूँ। लेकिन अगर हम अपने मुआशरे में, बच्चों में या अडल्ट के अंदर ये चीज होगी ही नहीं डेवलप, या चीज है ही नहीं कि उसको सेल्फ अकाउंटेबल होना है, तो आप सोसाइटी की बेटरमेंट की बात पे कैसे सोचेंगे? इट्स नॉट अबाउट अकाउंटेबल। मुझे ऐसा लगता है ये वो मकाम होता है जब आपकी ख्वाहिशें आपको तकलीफ देने लगती हैं। मिसाल के तौर पे या तो आप ब्लेम कर रहे हैं, ब्लेम करने में आपने एक अदालत लगा ली है, आप खुद ही मुंसिफ हैं, आप खुद ही वकील हैं, आप कह रहे हैं देखा इसने मेरे साथ ये किया, ये बुरा शख्स है, मेरी जिंदगी बहुत बुरी है। लेकिन जो दूसरा माइंडसेट है दैट इज विक्टिम माइंडसेट। इमरान, आपकी तरफ आना चाहूंगी। हमारे यहाँ लोग विक्टिम रहना चाहते हैं, हालात के विक्टिम, सियासत के विक्टिम, हुकूमत के विक्टिम, सिस्टम के विक्टिम, के जी हमारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ बुरा है। ये जो अपने साथ खुद तरसी है, यानी सेल्फ पिटी, इससे हम कैसे निकलें? देखिए, बात यह है कि जब हम अपने आप को मजलूम शो करते हैं तो बहुत लोगों की हमदर्दियां हमारे साथ होना शुरू हो जाती हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि हम ठीक हैं या गलत हैं। एक छोटी सी चीज कि एक शख्स था, उसने 2 दिनों की छुट्टी ली और अपने दोस्त को कान में बताया कि मैंने 1 हफ्ता नहीं आना।
सही। उसने कहा तुमने 2 दिनों की भी छुट्टी ली है। हाँ। तो उसने 2 दिनों की छुट्टी करने के बाद फोन किया कि जी मेरे ससुर की डेथ हो गई है और मैं नहीं आ रहा। कोई उसे रोक नहीं सका। 1 साल बाद उस बंदे ने फिर यही बहाना लगाया कि मेरे ससुर की डेथ होगी। किसने बताया कि हमारा ससुर तो 1 साल पहले बहुत हो गया था। उसने कहा इस दफा चचा ससुर है। तो हम छुट्टी लेने के लिए भी अगर हमें ससुर मारना पड़े ना, तो आप देख लें कि हम किस माइंडसेट के साथ सोसाइटी में रह रहे हैं। बिल्कुल सही है। तो ये बहुत खतरनाक चीज है और हम कहते हैं कैसे फिर सोसाइटी में बेहतरी कैसे होगी। अच्छा, एक आपने ये मिसाल दी कि छुट्टी के लिए जब हम किसी घर वाले का खुदा ना खासा उसको जो ना या तो बीमार शो कर देते हैं या उसको हम कहते हैं कि वो मर गया है। आप सफाई का ये आलम देखें, हम अक्सर अपने सेट पे इस बात पे हंसते होते हैं जब हम कहते हैं ना जरा सफाई करनी है, सफाई के लिए कोई गंदा कपड़ा दे दो। तो ये तो हमारा हाल है, हमने गंदे कपड़े से सफाई करनी है। चाहे आप हमारा रेस्टोरेंट देख लें, अब इसके लिए डंडे कवानीन जरूरत नहीं कि जी आपको जुर्माना आए दो तभी आप रेस्टोरेंट में साफ सुथरा खाना पकाएंगे। आप देखें लाइन लगी होती है ऐसे बन कबाब के ठेले के बाहर जिसके साथ में कचरे का ढेर होता है, जिसके साथ ही गंदा नाला बह रहा होता है। ये वो चीजें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता हमने खुद नजरअंदाज करना शुरू कर दी, यानी हमें इन चीजों से फर्क ही नहीं पड़ा। बट व्हाट डज दैट से अबाउट अस एज अ सोसाइटी? एक और कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, गुड मॉर्निंग सिद्रा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम आपके मेहमानों को सलाम हो। सिद्रा, आपकी बात मुझे बिल्कुल समझ में आई कि मैं खुद भी अपने बच्चों से भी कहता हूँ कि क्योंकि आजकल के नौजवानों को पता है कि वो कमरा भी मैस मचा के रखते हैं और एक अमेरिकन स्टाइल में जीना चाहते हैं, इधर कपड़े फेंक दिए उधर फेंक दिए। जब आपको गंद पे रहने की आदत पड़ जाए ना तो आपको गंद एक्सेप्ट कर लेते हैं। आपने बिल्कुल प्रॉपर बात की। तो ये जो हमें अपने आप को बदलने के लिए अपने इनर को भी बदलना पड़ेगा। मैं अगर मैं खुद नहीं सही होना चाहता तो मुझे कोई सही नहीं कर सकता। मैं इमरान भाई ने एक बात की ना कि हम लोग गुफ्तार के गाजी हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे इतनी तबलीग सब कुछ कर लें, आप जाएं चिल्ले काट लें, लेकिन जब आपने अपनी शख्सियत को बदला नहीं, अपने आप कैरेक्टर साजी नहीं की तो सब बेकार है। और अगर मुझसे सवाल करें ना कि आपने कि हम क्या माशरे में किरदार अदा करें, देखिए मुझे मीडिया, मैं 12 साल से मीडिया में फोन करता हूँ, मुझे कोई तमगा किसी का नहीं चाहिए होता, लेकिन क्योंकि मुझे मीडिया मौका देता है तो मैं अपनी बात कन्वे करता हूँ। मैं पॉजिटिव बात करने की कोशिश करता हूँ कि माशरे में क्या है। और इवन मैं रास्ते में चलता हूँ, अगर मुझे कोई बात बुरी लगती है तो कहते हैं ना कि हम लोग कितना दावा करते हैं कि अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, हम बुराई की अच्छाई की तलकीन जरूर करते हैं, बुराई से रोकने की हिम्मत नहीं करते। आप हिम्मत करें, आप बात करें, लोगों से कहें भाई कचरा फेंक रहे हैं तो मना करो भाई। अच्छा, कचरा अपने घरों में सब सफाई रखते हैं, अगर आप देखें, और बड़े बड़े घर हैं उसके फौरन बाहर ही उन्होंने कचरा फेंका होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस अपने आप को बदलने की जरूरत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच याया। ज़ैन, आपकी तरफ आना चाहूंगी। साल 2020 कई लोगों को तो लगता है ये बहुत ही बुरा साल था, लेकिन जो पॉजिटिव लोग हैं, जो अपनी सेल्फ बेटरमेंट पे काम करना चाहते हैं, जो एक मकसद के साथ जिंदगी गुजारते हैं, कहते हैं इस साल को भी हमने भरपूर अपने लिए एक लर्निंग का साल समझा है। आपके लिए साल 2020 की सबसे बड़ी लर्निंग क्या थी ज़ैन? साल 2020 की सबसे बड़ी लर्निंग मेरे लिए ये थी टू बी पेशेंट एंड टू बी अवेयर ऑफ माय सराउंडिंग्स आल्सो, कि किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। सो बी प्रिपेयर्ड। Success is where preparation meets the opportunity. Absolutely. That's what success is. But nothing could have prepared us for the pandemic. Zain, मुझे बताओ सच कि जब शुरू में हर चीज लॉकडाउन में चली गई, इतनी बेयकीनी की कैफियत थी, घबराए थे कि कैसे काम आगे चलेगा, कैसे रिस्क कैसे कमाऊंगा, काम कैसे चलेगा आगे, थोड़ी घबराहट तो हुई होगी। Absolutely, बिल्कुल थी। But again, वहां पे आपकी मेंटल हेल्थ, योर रेजिलियंस, आपका जो फोकस है वहां पर वो काउंट होता है। बिल्कुल, क्योंकि आप जो पिछले कई सालों से किसी भी इंडस्ट्री में आपने लगाए होते हैं, एंड यू बिलीव इन योरसेल्फ दैट आई एम गुड इनफ, आई वर्क सो हार्ड, बी हियर, so what will stop me in the years to come? Absolutely. अच्छा, इसी चीज को इमरान अगर आपके पास ले जाऊं कि हम ये कह रहे हैं कि कोविड में जब हम रिपोर्ट कर रहे थे, सिचुएशन वाज गेटिंग वर्स बाय द डे, अभी भी सेकेंड वेव में इतनी मुश्किलात हैं, लेकिन आपकी हमारी कॉल ऑफ ड्यूटी ऐसी है कि हमें तो काम पे जाना है। एवरीबडी हु नीड्स टू स्टेप आउट इज ब्रेविंग द वायरस। आप क्या समझते हैं, व्हाट लेज अहेड, और अपने आप को कैसे मेंटली स्ट्रांग किया? देखिए, जिंदा रहना है और उसकी जब तक जिंदे हैं उसके बाद उसके साथ हमने कुछ ना कुछ करना है। मॉडल चेंज हो गया है, लेकिन लोगों की जो नेसेसिटीज हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमें हर हाल में आप उन्हें अवॉइड नहीं कर सकते। बिल्कुल, हमें बाहर निकलना है, कुछ एहतियात के साथ निकलना है,
खुद भी एहतियात करनी है, करीबी लोगों की भी बहुत ज्यादा एहतियात करनी है, क्योंकि हम वो लोग हैं जो कि बाहर जाते हैं, काम करते हैं, फिर वापस भी आते हैं, हमारी फैमिली भी है, हमारे पेरेंट्स भी हैं, बच्चे भी हैं, तो हमें एक प्रेशर भी था कि हम जाते हैं, हम कुछ लेके ना घर आते हैं, जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। इमरान हमारे साथ मौजूद थे, जैन मौजूद थे। जाते जाते अनम, आप कुछ कहना चाहेंगी लोगों को कि पॉजिटिव रहना कितना जरूरी है अगर मेरा ख्याल है कि सिद्रा अभी आपने इतनी प्यारा एक जुमला कहा जो कि है जिम्मेदारी। हाँ। अगर हर शहरी सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए ये समझ ले कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं पॉजिटिव रहने की कोशिश करूं, ये भी नहीं कहूंगी कि पॉजिटिव रहें, बिकॉज ये भी जरा लोगों को अंडरस्टैंडिंग में होता है, कोशिश करें, क्योंकि मुझे लगता है ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि शायद और जो पैटर्न इतने सालों में बनाया ना कि गुस्सा एकदम यकायत नहीं आता। बहुत शुक्रिया अनम आपकी भी इस कमेंट का। इसी के साथ जी आज का प्रोग्राम खत्म होता है। माशरे की तब्दीली से पहले, बड़ा प्रोजेक्ट लेने से पहले छोटे से शुरुआत कीजिए, पहले जरा हाथ साफ कीजिए, और उसके लिए जरूरी है कि पहले अपने आप में वो तब्दीली लेके आए जो आप दूसरे में देखना चाहते हैं। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, कल मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।